हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 के जूनियर के पेपर की सीडीपी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में कल वाली क्लास में हम लोगों ने प्राइमरी वाले पेपर को किया था। ये आज जूनियर के पेपर को करें। देखिए, जो सीडीपी आपकी है, चाहे वो आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए सेम रहती है। बस जो सेकंड पेपर होता है उसके लिए थोड़ा सा उसका लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा भी देखा गया कि जो फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चन सेकंड में रिपीट हुए, सेकंड के फर्स्ट में रिपीट हुए। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिसने भी कल वाली क्लास को ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख ले। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है और साथ ही साथ अब आप सभी लोग अपना स्कोर भी करते रहें कि आप लोग जो है 30 में से कितने क्वेश्चन को अभी कर पा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, नूर, ठीक है, एक नूर नाम की लड़की है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। किस अवस्था में बच्चे ये बात करते हैं कि अच्छा, कल मैंने तुमको खाना खिलाया था, आज तुम हमें अपना खाना खिलाओ। कल मैंने तुम्हें अपनी बुक दी थी पढ़ने के लिए, आज तुम मुझे अपनी बुक दो। ठीक है, आदान प्रदान करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, कानून एवं व्यवस्था परंपरागत, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत, अच्छा होना परंपरागत, आदान प्रदान परंपरागत। तो देखिए, यहाँ पर साझा करने की बात की जा रही है, टिट फॉर टैट। लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 जो हैं स्तर दिए हैं और 6 अवस्थाएं दी हैं। कितनी अवस्थाएं दी हैं? 6 अवस्थाएं दी हैं। तो इसमें जो दूसरी अवस्था है वो है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, साझा करना। और एक कौन से वाले स्तर में आता है? पहले वाले स्तर में आता, परंपरागत स्तर में आता है। तब इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं? मतलब लड़कियां हैं तो घर का काम करेंगी, खाना पकाएंगी, घर के अंदर के काम करेंगी, और लड़के हैं, मर्द हैं तो घर के बाहर के काम करेंगे। ठीक है, ताकत वाले काम करेंगे। इस प्रकार की जो सामान्य लोगों के दिमाग में धारणाएं भरी हुई हैं उसको क्या कहते हैं? जेंडर विभेदीकरण, जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो इसको हम कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर स्टीरियोटाइप। ये फोर्थ इज आवर राइट ऑप्शन। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है। ठीक है, जो घर वाले काम हैं, इंडोर जो वर्क हैं वो पिताजी कर रहे हैं, और माता साहसी गतिविधियां कर रही हैं, मतलब घर के बाहर के काम को कर रही हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाना, मजबूत करना? नहीं, मजबूत करने के लिए नहीं। जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। अच्छा, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित, बढ़ावा देता है? नहीं, बढ़ावा नहीं देता है। ये जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा देता है? नहीं, जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा नहीं देता। ये काम इसलिए किया गया है कि लोगों की जो धारणा है वो टूट जाए, इसलिए तीसरे का दूसरा सही हो जाएगा। ये भी जेंडर एवं लिंग वाले जो चैप्टर है उससे ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन परफॉर्मेंस के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? बच्चों को सीखने में दी गई मदद को क्या कहा है लेव वाइगोट्स्की जी ने? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाड़ ढांचा, अंता, व्यक्तिनिष्ठता।
तो जो वयस्कों के द्वारा मदद दी जाती है बच्चों को सीखने में, उसको लेव वाइगोट्स्की जी ने क्या कहा, इसके फोल्डिंग कहा है, इसके फोल्डिंग कहा है। ठीक है, अब इसके फोल्डिंग की हिंदी क्या होती है, इसके फोल्डिंग की हिंदी होती है पाड़ मचान ढांचा आलम्बन। तीसरा सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, जिसको हम SPCF करके याद रख सकते हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, SP हो गए। ठीक है, प्री ऑपरेशनल होगा, सॉरी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 अवस्थाएं हैं। तो बच्चों में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क मतलब अमूर्त चीज़ों के प्रति तर्क करने की क्षमता किस अवस्था में आ जाती है, तो चौथी वाली अवस्था में आ जाती है, हाइपोडिडक्टिव। ठीक है, तो इसका इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, जो पहली है और दूसरी है, इसमें तो बच्चे में किसी प्रकार का चिंतन होता ही नहीं है। जो तीसरी अवस्था, इसमें चिंतन तो आ जाता है, लेकिन जो मूर्त वस्तुएं उनके प्रति चिंतन आता है, अमूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन नहीं आता है। इसलिए 5वें का चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, के अनुसार बच्चे के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक। किन के अनुसार, किसने बच्चे के सीखने में समाज और संस्कृति को अधिक महत्व दिया है, ये करना है लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, अल्बर्ट बंडूरा। तो देखिए, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने बच्चे के लिए माना है, लेकिन समाज और संस्कृति को इन्होंने महत्व नहीं दिया है। तो इसका आंसर होगा लेव वाइगोट्स्की जी। इसीलिए लेव वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है उसको सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। सात नंबर पर हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8, ठीक है, मतलब जूनियर वाले एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। जीन पियाजे को अगर वो मानता है, विश्वास करता है, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए। देखिए, केवल वाला जो ऑप्शन होता है वो तो ऐसे ही गलत हो जाता, तो चौथा तो होगा ही नहीं। अगर जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, कैसे सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं, कर करके सीखते हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए, जीन पियाजे जी के अनुसार ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित, ठीक है, रेशनैलिटी हो, आधारित समाधान की आवश्यकता हो, जीन पियाजे जी के अनुसार। तो इसलिए इसका दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार गणितीय तार्किक, ठीक है, मतलब रेशनल और मैथमेटिकल बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है हार्वर्ड गार्डनर ने, और बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ध्वनि, ताल, शब्दों के अर्थ के प्रति, देखिए ध्वनि ताल जिस व्यक्ति के अंदर समझ होगी तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी, संगीतीय बुद्धि होगी। दृश्य, स्थानिक परिवेश, उस व्यक्ति में होगी स्थानिक बुद्धि को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, जैसे मिस्त्री है, मूर्तिकार है वगैरह, ठीक है। संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल, सौंदर्य गुणों को उत्पन्न करने प्रसंगों की योग्यता, इसमें भी होगी संगीतीय बुद्धि होगी। बात की जा रही है जिसमें गणितीय बुद्धि हो, तो पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। जो पैटर्न होते हैं वो किस में होते हैं, वो गणित में होते हैं, ठीक है। तो जिसमें गणितीय बुद्धि होगी वही तो पैटर्न को कर पाएगा,
इसलिए 8 में का हमारा चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। हम लोग छोटे होते हैं तब हम नहीं जानते कि हमारे समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, जैसे धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं उस प्रकार से हम में समाज के जो है गुण हैं वो आते चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सामाजिकरण। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में हमको बताना है। व्यक्ति विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है। इसमें परिवेश की बात की गई है पूरी तरीके से। मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, मतलब कोई प्रभावित नहीं करता है। आनुवांशिक तथा पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए जो विकास हमारा है, जो हमारा डेवलपमेंट है, ऐसे याद रखिए डी बराबर EH मल्टीप्लाई ई। एच का मतलब हेरिडिटी और ई का मतलब इन्वायरमेंट। जो हमारा विकास है, जो आज हमारा स्वरूप है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारे पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा निर्धारित हुआ है। ये बात किसने की है? ये बात वुडवर्थ जी ने कही है। इसलिए 10 में का 4 सही। 11, एक प्रगतिशील कक्षा में, ठीक है, एक बताइए क्या होना चाहिए। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, मतलब रटा जाता है। शिक्षक के निर्देश के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। जैसा जैसा सर जी बताते गए उसी प्रकार से बच्चा भी पढ़ता गया, सीखता गया। तो देखिए सीखना कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है, ठीक है। उसी रूप में दोहराना, रटना हमको है नहीं। विद्यार्थी के अनुसरण करना, अनुसरण भी सीधे नहीं करना है, बंदा के करके। प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो स्वयं ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं। ये बात जीन पियाजे जी ने कही है। तो 11वें का पहला। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक। देखिए जो केवल वाले जो होते हैं 99% आप मान के चलिए ऑप्शन जो होते हैं वो गलत होते हैं। कैसे होते हैं? 99% ऑप्शन गलत होते हैं। ना तो संरचनात्मक ना ही संकल्पनात्मक आकलन, ठीक है। चौथा है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तो इसमें 12 का हमारा हो जाएगा चौथा। हमको दोनों का प्रयोग करना है, संरचनात्मक का और संकल्पनात्मक, ठीक है। 13, कोई क्वेश्चन इतना बड़ा आ जाता है कि स्क्रीन पर विजिबल होना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे मान लीजिए कोई ST समूह से आता है, मतलब आदिवासी है, ठीक है। आदिवासी बच्चों को बताया जाता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हो, अभी तक तुमने कुछ नहीं कर पाया। तो आप एक टीचर हैं, बच्चों को ये चीज़ बच्चों के दिमाग में भरी पड़ी है, आप उसको कैसे निकालेंगे?
इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एसटी समूह का है, ठीक है, कोई आदिवासी है, और मान लीजिए कोई डीएम है या कोई बहुत ऊंचा अधिकारी बन गया है, कमिश्नर है, तब आप उसका उदाहरण दीजिए ना। कोई अगर हीरो वगैरह है जो कि जिसको सब लोग जानते हैं कि अच्छा भाई, जैसे इसमें जो आदिवासी हैं हमारी राष्ट्रपति जी हैं, कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो आपको एक देना चाहिए कि नहीं, लोग कुछ भी कर सकते हैं, देखिए आदिवासी हमारी इसमें राष्ट्रपति जी हैं। तब बच्चों की इससे जो है रूढ़िवादिता टूटेगी। तो इसलिए 13 का चौथा सही हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? किसमें? समावेशी कक्षा में यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। वर्गीकृत तो कभी नहीं करना। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना, केवल वाला भी गलत हो गया, तो दो तो गलत हो गए। तो हमको बच्चों को दया की दृष्टि से नहीं देखना है, ठीक है, सहानुभूति उनके प्रति नहीं रखनी है, इससे उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को प्रत्येक बच्चे को विशिष्ट मानना चाहिए और प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई होती है। इतने लक्षण है उस बालक के, वो किस प्रकार का हो सकता है? एक स्वालीन विद्यार्थी के, स्वालीन का मतलब ऑटिज्म वाले, ठीक है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी ऐसे कर ही नहीं सकता, तो ये तो होगा ही नहीं, इसे ही पता है। अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। बताइए किस प्रकार के विद्यार्थी के लक्षण हो सकते हैं? तो ये जो लक्षण होंगे वो हो गए लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको पढ़ने में अक्षमता है, ठीक है। अधिगम आसक्तता वाले बच्चे के लक्षण होते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है समावेशी कक्षा में, ठीक है। विशेष योग्यता वाले बच्चों को आपको संबोधन करना है, उनको ठीक करना है, पढ़ाना लिखाना है, तब आप किस प्रकार से उनको पढ़ा लिखा सकते हैं। पहला है हमारा आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, अभ्यास एवं रटने पर बल देना, तो ऐसे गलत हो गया। विद्यार्थी को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीके का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृहकार्य मतलब बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देना, तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोर पक्षों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। देखिए कोई विद्यार्थी है वो किन किन सब्जेक्ट्स में पढ़ने में होशियार है, किन किन सब्जेक्ट्स में वीक है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपका पता होना चाहिए, तभी आप बच्चे को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कि उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं और वीक पॉइंट्स कौन से हैं। तो 16 का हमारा 4 वाला सही हो जाएगा। 17 एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक प्रक्षेपों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। आपकी क्लास में एक मतलब क्रिएटिव स्टूडेंट है, तो आप उसके लिए कैसे इनकरेज करेंगे? आपको क्या करना चाहिए?
देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा। पहले वाले में कि देखिए दूसरा और जो चौथा है वो तो देखते ही खन गलत हैं, ठीक है, दूसरा चौथा पहला होगा कि तीसरा, क्योंकि अब सारी चिंतन भी बढ़ाता है सृजनात्मकता को, लेकिन इसमें जो तीसरा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ये मूल विचारों को महत्व देने की बात कर रहा है, इसलिए इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो कौन सा इसमें सही होगा? तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बताइए। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, मतलब बार बार टेस्ट लेना। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना, हर एक बात चीज़ पर पुरस्कार दे देना। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेत्र होगा, ठीक है, जिनमें से प्रिंट है, क्षेत्र एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। तो कक्षा में देखिए आपको अगर बच्चों को सिखाना है, ठीक है, तो आपको बच्चों को जो है किस प्रकार की स्किल्स को हमको बढ़ावा देना है, हम कैसे प्रकार की किन किन बच्चों की समस्याएं हैं, तो जब तक हम उनको नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए 18वें का हमारा चौथा हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, हमको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्रियात्मक अनियमितता एक वस्तु के केवल परंपरागत ध्यान पर कार्य देना, ठीक है। प्रक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। साधन साध्य विश्लेषण समस्या समाधान को अनेक परिक्षेपों में विभाजित करना। तो हमको क्या करना चाहिए बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देने के लिए? तो बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देने के लिए हमको साधन साक्ष्य विश्लेषण समस्या को अनेक परिक्षेपों में विभाजित करना चाहिए। इंग्लिश में कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। An example of effective problem solving strategy is not paying attention any to evaluating the solution, functional fixedness, focusing on only the conventional function of an object, response set, getting stuck on one way of the representing a problem, means end analysis, dividing the problem into number of sub goals। ठीक है, तो ये इसका 19 का चौथा होगा। 19 का 4, 20 क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिंदी में ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो 20 का 4, 20 का क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? मतलब बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा तरीका अच्छा नहीं है? 3 सही है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। पर्यवेक्षण एवं प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए 3 सही है इसमें, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों सही हैं, लेकिन चौथा दोहराने की बात की जा रही है, था रटने की बात की जा रही है, रट कर सीखने की बात की जा रही है, इसलिए रटना हमारा हमेशा गलत होता है और जो गलत है वही सही है। तो 20 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? मतलब आपकी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जो पढ़ते लिखते नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है, पढ़ने पर ध्यान नहीं देते, तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह देना, पूरी तरह से सामने उन्हें, मतलब बार बार क्लास में खड़े कर उनको बेइज्जत करना, डांटना, फटकारना, उनसे बात करके तथा उनकी आरुचि का कारण जानने की कोशिश करना, उनसे बात करना कि भाई क्या बात है, क्यों तुम्हारा पढ़ने में नहीं लगता है, ठीक है, क्यों क्लास को डिस्टर्ब करते हो और अपने आप भी नहीं पढ़ते हो। तो 21 का जो है तीसरा है, ऐसा आपको करना चाहिए एक आइडियल टीचर होने के नाते। ऐसा नहीं है कि मारने लगे, ठीक है, दंड देने लगे। संरचनावादी उपागम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बताता है कि
ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बच्चे कैसे ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं बताइए। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान अनुबंधन दंड यंत्रवत याद करना का मतलब होता है रटना, मशीनों की तरह। दंड तो देना ही नहीं किसी प्रकार से, ना तो रटना है। अनुबंधन अगर यहाँ पर संरचनावादी की जगह पर लिखा हो तो व्यवहारवादी, ठीक है, जिसके थानडाइक हैं, BF स्किनर वगैरह, तब ये दूसरा सही होता है। लेकिन संरचनावादी उपागम है, इसलिए इसका पहला वाला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। 23 है हमारा, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सहजानुभूति का मतलब होता है बच्चे जो अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस बना लेते हैं। जैसे अगर उन्होंने पानी देखा, जैसे एक कटोरे में पानी वाला एग्जाम्पल आ जाता है सीटेट के पेपर फर्स्ट में, कि एक कटोरे में पानी रख दिया जाता है धूप में, तो पानी गायब हो जाता है। बच्चा कहता है कि भगवान ने पानी को पी लिया या पानी गायब हो गया। इस प्रकार की बच्चा बात करता है, उसको पता नहीं है कि बाष्पीकरण के द्वारा जो है पानी धूप में उड़ गया। तो इस प्रकार की बच्चों की मानसिक संरचनाएं बनी हुई हैं, ठीक है, सीख लिया उन्होंने। तब इसको आप कैसे सही कर सकते हैं। संवाद के द्वारा बातचीत करके बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना, बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, बच्चों के विचारों में सिद्धांतों को अनदेखा करना, बच्चों के इन विचारों के लिए डांटना फटकारना, ठीक है, क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। तो पहला सही है। जैसे बच्चा को नहीं पता है कि पानी जो होता है धूप में रखा हुआ है वो क्यों बर्तन से गायब हो गया, ठीक है, तब आपको क्या करना, बच्चों को प्रयोग करके दिखा देना कि देखिए ये पानी है, अब ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। क्यों, ये जो बाष्पीकरण होता है उसके द्वारा ये उड़ जाता है। तो आप इसका प्रयोग करके सिखा दीजिए, इस प्रकार से हमको करना है। तो 23 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञान व संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, एक दिशीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है। देखिए संज्ञान और संवेग इन दोनों में द्विदिशात्मक संबंध होता है, बाई डायरेक्शनल रिलेशन होता है। मतलब संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। इससे एक प्रकार के यही केवल क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसका चौथा सही हो जाएगा, द्विदिशीय। दोनों के बीच एक क्रिया गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। 25, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखिए सीखने में अगर आपका मन तभी लगेगा जब आप शारीरिक रूप से सही हो गए, ठीक है, सिखाने की जो विधि होगी वो सही होगी और आपके समाज संस्कृति को ध्यान में रखते हुए सिखाया जाएगा। आपको उस चीज़ में मन लगना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं सीखने को प्रभावित करती हैं। 25 का 4। 26 है हमारा, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना मतलब रटना, पुरस्कार दंड, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, जिसकी बात की है थानडाइक जी ने, BF स्किनर ने की है। क्या ज्ञान के सार्थक संरचना, ठीक है, संरचना मतलब ज्ञान के निर्माण। तो ज्ञान का निर्माण कैसे होता है, समाज के द्वारा है, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है, जिसकी बात किसने की है, लेव वाइगोत्स्की जी ने कही है। इसलिए 26 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एक बार। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना है। मतलब एक बच्चा है वो हमेशा पुरस्कार पाने की मिलेगा क्या, ठीक है, इसको देखते हुए किसी भी काम को करता है। तो ऐसा करने से बच्चे के अंदर क्या चीज़ हो सकती है,
अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास, समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, आंतरिक मोटिवेशन की बात हो रही है, ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन। चौथा, अन्य लोगों को खुद करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए काम करना। तो देखिए, इससे भौतिकतावादी जो है अभिवृत्ति का विकास हो सकता है। भौतिकतावादी का मतलब अगर आपसे एक गिलास पानी भी मंगवाएंगे ना, तब भी वो ये कहेगा अच्छा मुझे क्या दोगे, टॉफ़ी दोगे या चॉकलेट खिलाओगे, रुपए दोगे। तो सभी चीज़ों के प्रति उसमें जो है भौतिकतावादी दृष्टिकोण आ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी चीज़ों के लिए हमको पुरस्कार और दंड नहीं देना चाहिए। 27 का पहला। 28 है क्वेश्चन नंबर। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था है बताना है हमको इसके बारे में। ये विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो क्या है, क्या बच्चों के जो विकास है पूरी तरह से परिवेश से निर्धारित होता है? नहीं, पूरी तरह परिवेश से निर्धारित नहीं होता है। क्या विकास पर संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो बाल्यावस्था जी क्या है? सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, चाहे वो जीन पियाजे हों, रास हों, लॉरेंस कोहलबर्ग हो, जीन पियाजे हों, अल्बर्ट बंडूरा हों, ये विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने क्या है, एक समय है उसको निर्धारित किया है कि इतने इतने समय में बच्चा ये काम करने लगेगा। ऐसा जरूरी ही थोड़ी ना है। सामाजिक संरचना है तो जी अवस्थाएं, चाहे वो किशोरावस्था हो, बाल्यावस्था हो, ये सभी अवस्थाएं क्या सामाजिक संरचना समाज के द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए 28 का दूसरा सही है। 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड की क्या विशेषता होती है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। बताइए क्या होता है? मध्य बाल्यावस्था की क्या विशेषता है? तो देखिए, जो मध्य बाल्यावस्था होती है इसकी जो होती 6 से 12। अब 6 से 12 वाले बच्चे किस अवस्था में आ जाएंगे? जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे की तीसरी वाली अवस्था में आ जाएंगे, ठीक है, कनक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस वाली अवस्था में जो बच्चे होते हैं वह मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए इसका तीसरा वाला सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां, द्वितीयक एजेंसियां हैं। देखिए, परिवार जो है, फैमिली जो हमारी है वो पहली एजेंसी होती, प्राथमिक एजेंसी होती। बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ें सबसे शुरुआत में परिवार से ही सीखता है। परिवार से निकल कर पास पड़ोस में अपने सीखता है क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो ये पहली प्राथमिक एजेंसी होती है। और इन दोनों को छोड़कर जो भी एजेंसी आ जाए वो कैसी होगी? वो द्वितीयक होगी, ठीक है, वो सेकेंडरी होगी। फिलहाल ये हैं कैसी? प्राथमिक एजेंसियाँ हैं। तो 30 का दूसरा। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है। क्लास को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर किया करें और लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। और कमेंट करके बता दें कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए और कैसी कैसी आपको लगती है क्लास, ठीक है। अपने कुल मिला के व्यूज़ बताएं क्लास के बारे में कि आपके व्यूज़ क्या हैं, ठीक है। थैंक यू।